ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सूरज ढल गया था, लेकिन शिवम और रोहन स्कूल के बगल वाले प्लेग्राउंड में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। उन्होंने पूरी दिन क्रिकेट ही खेला था, क्योंकि उन्हें कई दिनों बाद छुट्टी मिली थी और छुट्टियों का वो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे थे। उन्हें पूरा दिन बीत गया था क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, तो उन्होंने घर जाने का मन बनाया। लेकिन तभी अचानक से जाते जाते रोहन के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना जाते जाते एक शॉट खेल ही लिया जाए। और उसने ये बात शिवम को बताई, और शिवम को बताते ही शिवम ने एक ज़ोरदार स्पिन वाली बॉलिंग कराई, और बॉलिंग कराते ही रोहन ने भी एक ज़ोरदार शॉट मारा। शॉट इतना ज़ोरदार था कि बॉल सीधा स्कूल के अंदर घुस गई। और ये देखकर शिवम बोला कि आत्मा को शांति मिल गई भाई साहब आपके। हमारे पास एक ही बॉल थी, अगले 2 दिन छुट्टी है, मेरी मम्मी और कोई बॉल नहीं दिलाने वाली, मारेंगी अलग से। अब बता अगले 2 दिन हम कैसे खेलेंगे? ये सिर्फ बैट है हमारे पास, अब इस बैट को मैं अपने सर पे मारूं या तेरे सर पे मारूं, ये बता मेरे को। रोहन सर खुजाने लगा और उसने कहा कि अरे यार, मैंने तो इतना ज़ोरदार शॉट तो मारा नहीं, मैंने तो इतनी ताकत नहीं लगाई। जिसके जवाब में शिवम ने कहा कि जादू आया था, मैंने देखा था, वो अपनी स्पेसशिप से आसमान में मैंने देखा था, उसने अपनी शक्तियाँ तुझे दे दी ना, तभी बिना ताकत लगाए वो पूरा बॉल सीधा स्कूल के अंदर घुस गई है ना। अब कौन लेकर आएगा उसको? देख पूरा अंधेरा हो गया है। रोहन ने उस स्कूल की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक दीवार की तरफ फेंसिंग अच्छे से नहीं हुई है और वहाँ इतनी जगह है कि कोई भी अंदर घुस सकता है। और उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रोहन उस स्कूल के दीवार फांद कर अंदर घुस गया। शिवम ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रोहन ने एक ही बात कही कि 2 दिन अगले दिन छुट्टी है, हम खेलेंगे कैसे? 5 मिनट लगेगा, मैं बॉल लेके बाहर आ जाऊँगा, तू मेरा बाहर ही इंतज़ार कर, जब तक मैं ना आऊँ तब तक जाइयो मत, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तेरे को आवाज़ लगाऊंगा। और वैसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये कहकर रोहन दीवार फांद कर स्कूल के अंदर घुस गया। स्कूल के अंदर का नज़ारा देखकर रोहन थोड़ा सा घबराया, क्योंकि हर तरफ अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन ने आसपास देखा तो हर तरफ अंधेरा था और डरावना माहौल था। फिर उसने बॉल ढूंढना स्टार्ट किया। किस्मत से बॉल ज़्यादा दूर नहीं थी, और फिर रोहन बॉल के पास गया और उसने अपने आप से ही कहा कि हाश, किस्मत अच्छी है, बॉल ज़्यादा इधर उधर नहीं गई। मेरे को लगा था कि ढूंढते ढूंढते मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। खैर, और जैसे ही उसने बॉल उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो वो बॉल लुढ़कती हुई कहीं दूर जाके गायब हो गई। ये देखकर रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रोहन को ये सब अपनी आंखों का वहम लगा, और फिर उसने देखा कि वो बॉल एक कोने में है और वहाँ बहुत अंधेरा है। रोहन अपने दिमाग को शांत करता हुआ और सीटी बजाता हुआ वहाँ पर गया। सीटी बजाते हुए रोहन थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था और वो बॉल के पास गया। उसने बॉल उठाई और जैसे ही वो पीछे वापस जाने के लिए मुड़ा तो फिर से कहीं से एक आवाज़ आई। ये सीटी की आवाज़ सुनते ही रोहन घबरा गया, क्योंकि ये सीटी इस बार उसने नहीं बजाई थी। रोहन थोड़ा घबरा गया कि ये सब कैसे हो सकता है, कहीं उसके कानों का वहम तो नहीं। रोहन भागता हुआ उस दीवार की तरफ गया जहाँ से वो अंदर आया था, लेकिन जैसे ही वो गया उसने जो देखा उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वहाँ पर 1 इंच का गैप भी नहीं है जहाँ से वो आया था, जहाँ से वो अंदर घुसा था, जहाँ अभी तक 5 मिनट पहले इतना गैप था कि रोहन आसानी से बाहर निकल सकता था, वहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं था। वहाँ प्रॉपर फेंसिंग हो रखी थी। ये सब देख के अब रोहन थोड़ा घबरा गया। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, शिवम को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके हलक में आवाज़ है ही नहीं। इतना भयानक मंजर रोहन को
इतना ज़्यादा डरा देता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैसे उसके गले में आवाज़ हो ही ना। उसने उस दीवार पे चढ़ने की कोशिश की और शिवम को इशारा करने की कोशिश की कि वो मुसीबत में है, लेकिन वो चढ़ भी नहीं पा रहा था। वो जब भी चढ़ने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां बांध दी हो। और तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आई, सीटी बहुत अच्छी बजाते हो तुम। और ये सुनते सुनते रोहन का बेहोश हो गया, उसे पता भी नहीं चला। रोहन की आंखें खुली और उसने आसपास देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। और फिर उसने शिवम को आवाज़ लगाने की कोशिश करी, लेकिन पिछली बार की तरह फिर से उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो शिवम को आवाज़ लगाए, लेकिन वो आवाज़ लगा ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से स्कूल के अंदर से ही शिवम के चिल्लाने की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुन के रोहन उस आवाज़ के पीछे भागा। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो जैसे ही उस आवाज़ के पीछे भागा तो उसके पैरों का भार, जैसे उसके पैरों में पेड़ियाँ जो बंधी थी वो खुल गई हो। और रोहन उस आवाज़ के पीछे भागा और वो आवाज़ उसे लेकर आ गई उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ जाना मना था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे डर लग रहा था कि वो अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि आवाज़ अंदर से ही आई थी। रोहन घबरा रहा था। तभी अचानक से उस बिल्डिंग से शिवम के चिल्लाने की आवाज़ आई और ये चिल्लाने की आवाज़ सुन के रोहन से रुका नहीं गया और वो भागता हुआ उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उसने आसपास का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वहाँ शिवम तो क्या, कोई भी नहीं है। तो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? वहाँ पूरा सन्नाटा था। उस बिल्डिंग के एक क्लासरूम से फिर से शिवम के चिल्लाने की आवाज़ आई और रोहन भागता हुआ उस क्लासरूम के बाहर पहुंचा और उसने दरवाजे को झटके से खोला और अंदर घुस गया और उसने देखा शिवम उस क्लास के कोने में आखिरी डेस्क पे बैठा हुआ है। रोहन ये देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो शिवम भी उसके पीछे पीछे शायद यहाँ पर आ गया है। वो भागता हुआ शिवम के पास गया और उसने सारी बातें बताई। इतना सब बताने के बावजूद भी शिवम का कोई खास रिएक्शन नहीं था और उसने रोहन को बीच में ही टोकते हुए बोला कि सीटी बहुत अच्छी बजाता है तू। शिवम के मुंह से यह बात सुन के रोहन थोड़ा घबरा गया और उसने कहा कि शिवम तू ठीक तो है ना? हम यहाँ फंस गए और तू ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है? जिसके जवाब में उसे शिवम ने हंसते हुए कहा कि कौन सा शिवम? वो जो आसमान में है। रोहन ने घबराते हुए आसमान की ओर देखा और उसने देखा कि छत के एक फैन से एक लाश लटक रही है और वो लाश किसी और की नहीं शिवम की है। ये देखते ही रोहन इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके गले में दर्द होने लगा। वो पागलों की तरह चीखता हुआ चिल्लाता हुआ उस क्लासरूम से भागा, लेकिन उसके भागने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो उस बिल्डिंग में फंस चुका था। वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता तो वापस से वहीं आ जाता जहाँ से उसने भागने की कोशिश की थी। अब रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है और वो एक जगह कोने में डरता हुआ बैठ गया। तभी अचानक से उसको एक आवाज़ आई, और उसने देखा कि शिवम उसके बगल में बैठा हुआ है और उस शिवम ने रोहन के कान में कहा कि सीटी बजाना बहुत अच्छा बजाता है तू, और अगर नहीं बजाई तो तेरा गर्दन काट के यहीं लटका दूंगा जैसे वो लाश लटक रही थी ना। चल बजा सीटी। रोहन इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसके पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं था।
वो घबराता हुआ सीटी बजाने लगा। घबराने के कारण रोहन सीटी बजा भी नहीं पा रहा था और फिर वो शिवम हंसने लगा। क्या हो गया? अब क्या हो गया? बजा सीटी, बजा। रोहन रोने लगा और रोहन पसीने से पूरा भीग गया था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। फिर उसने ध्यान दिया कि उसके पैर फिर से वापस वैसे हो गए हैं जैसे पहले थे, जैसे बेड़ियाँ बंधी हो उसके पैरों में। वो भागने की पूरी जान लगा के कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका भागना बिल्कुल भी बेकार था क्योंकि उससे भागा जा ही नहीं रहा था। शिवम ने कहा कि देख, अब तू मेरी दुनिया में है, इसलिए ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश नहीं करनी, समझा क्या? और अगर ज्यादा फड़फड़ाया तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा और फिर तू फड़फड़ाने के लायक तो क्या, हिलने के लायक भी नहीं बचेगा। रोहन इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो बेहोश हो गया और जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो एक क्लासरूम में पड़ा हुआ है और पूरा क्लासरूम खाली है। क्लासरूम में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। रोहन ने आसपास देखा, लेकिन आंखें चौड़ी तो उसकी जब हुई जब उसने छत की तरफ देखा। उसने छत पे देखा तो क्लासरूम के चारों कोने में लगे एक एक फैन पे लाश लटक रही थी और वो सारी लाशें शिवम की थी और उन चारों लाशों में से खून की बूंदें टप टप बह रही थी। रोहन घबरा गया था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, मैं कहाँ फंस गया, ये मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों आया, मैं इस स्कूल में क्यों आया। रोहन जैसे तैसे करके उस क्लासरूम से बाहर निकला और सीढ़ियों से वो नीचे उतर ही रहा था, तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ फिर से दस्तक देती है। जादू देखेगा, जादू देखेगा, जादू देखेगा, देख जादू। तभी अचानक से उसके पीछे किसी ने धक्का दिया और धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया और उसको काफ़ी चोटें आई। चोट इतनी गहरी थी कि वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था और उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजे जा रही थी, सीटी बहुत अच्छी बजाता है तू, वापस जरूर मिलियो। रोहन के सर में दर्द होने लगा और वो धीरे धीरे उसकी आसपास का नज़ारा बदलने लगा और उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के बेड पे है। उसके चारों तरफ डॉक्टर्स खड़े हैं और फिर उनमें से एक डॉक्टर वो उस कमरे से बाहर निकल के गया और फिर उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके आसपास खड़े हैं। वो इतना ज़्यादा खौफ खा चुका था कि उसे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में स्कूल के बाहर है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। तभी अचानक से उसके पापा उसके पास आए और उसके कानों में बोले कि अब मत घबरा, माफ किया तुझे, लेकिन अगली बार वापस उस स्कूल में आया रात को तो वहीं पर तेरे दोस्त की जगह अब तेरी लाश काट के लटका दूंगा। रोहन की ऐसी हालत देख के रोहन के मम्मी और पापा रोने लगे और रोहन की मम्मी ने पूछा रोहन के पापा से कि क्या हो गया, जिसके जवाब में रोहन के पापा ने बोला, कुछ भी नहीं, पता नहीं। रोहन का इलाज काफ़ी देर तक चला। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहा और काफ़ी दिनों बाद वो शिवम से भी मिला। शिवम से मिलते ही उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से शिवम एक दिन उसके कानों के पास आकर बोला,
क्रिकेट खेलेगा मेरे साथ? फिर से बॉल अंदर पहुंचाती हो और फिर से हम दोनों सीटी सीटी खेलेंगे। वैभव काफ़ी होनहार स्टूडेंट था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करता था। किसी फालतू चीज़ पे उसका ध्यान जाता ही नहीं था। वो दिल का भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, उसका स्कूल उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसके स्कूल में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। वो थी उसी का क्लासमेट करण नाम का एक लड़का। करण दिखने में तो बहुत सीधा था, लेकिन वो सीधा था नहीं। लोगों को परेशान करने में जैसे उसे पता नहीं कौन सा सुख मिलता हो। उसे लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब वो किसी को परेशान ना करे, जब वो कभी शांति से बैठे। ऐसा एक भी दिन नहीं था। वो हमेशा स्कूल में आता और बाकी बच्चों को परेशान करता, और उन्हीं बच्चों में से था एक वैभव। वैभव भी करण से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और कई बार तो लड़ाई होते होते रह गई थी। वैभव को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन फिर वो सोचता था कि अगर वो मारपीट करेगा स्कूल में तो हो सकता है उसका नाम काट दिया जाए, इसलिए वो चुपचाप रहता था। स्कूल के टीचर भी ऐसे ही थे, कुछ ज़्यादा नहीं बोलते थे, इसलिए टीचर को कंप्लेन करना भी बकवास था, ऐसा वैभव को लगता था। इसलिए वो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ना ही करण पे। करण उसे परेशान करता रहता था, लेकिन वैभव जितना हो सके इग्नोर करता था। ऐसे ही एक दिन रोज़ का दिन था, आम दिन था हमेशा की तरह। वैभव वॉशरूम से लौट कर आया था। उसने देखा कि उसका बैग काफ़ी हल्का है। उसे कुछ शक हुआ। उसने बैग खोला तो उसके बैग में सामान कम था। उसने देखा कि करण और उसके दोस्त वैभव को देख के हंस रहे हैं। वैभव समझ गया कि ये सारी करामात करण की ही। वो करण के पास गया और उसने कहा कि देख करण, मेरा सामान मुझे वापस कर दे। तेरी हंसी से मुझे पता चल गया है कि मेरा सामान तेरे पास ही है। मेरा सामान वापस कर दे, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। करण जैसा भी था तो उस क्लास का दादा ही। करण वही अपनी दादागिरी करने लगा, कहने लगा कि नहीं देगा, क्या कर लेगा वैभव तू। जिसके जवाब में वैभव ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप से अपने क्लास के डेस्क पे बैठ गया। करण ये सब देखकर हंसने लगा और वैभव को कहा कि क्या हुआ फट्टू, डर गया? तू तो ऐसे गुस्से में कह रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा, लेकिन तू तो ऐसे शांत बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डरपोक। वैभव कोई जवाब नहीं दे रहा था, चुपचाप सुना जा रहा था। उसे पता था कि अभी कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। करण वैभव की चुप्पी को उसकी कमज़ोरी समझ रहा था, लेकिन उसे क्या पता उसके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे वक्त बीता और छुट्टी होने का टाइम हो गया। सारे बच्चे अपना बैग उठा के अपने अपने घर जा ही रहे थे। करण हंसता हुआ वैभव की तरफ देखने लगा, लेकिन उसने ध्यान दिया कि वैभव अपने डेस्क पे नहीं है। इतनी जल्दी वैभव कहाँ चला गया? ये बात करण को थोड़ी परेशान करने लगी, लेकिन फिर बाद में करण हंसने लगा। करण को लगा कि वैभव डर गया है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी स्कूल से भाग गया। ये सब सोच के करण अपने आप को एक बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा था। वो सोच रहा था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली समझ रहा था और इसी घमंड में वो क्लास के बाहर निकला। वो अपने स्कूल के हॉल से होते हुए जा रहा था बाहर की ओर। तभी अचानक से उसके सर पे किसी ने एक छोटा सा पत्थर फेंक के मारा और करण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। करण वापस से मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक से एक और छोटा सा पत्थर उसके सर पे किसी ने मारा और इस बार करण काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो यही पता लगा रहा था कि कौन ये पत्थर मार रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, हर कोई जा चुका था, पूरा स्कूल खाली हो गया था।
करण इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कोने कोने में ढूंढ रहा था कि किसने उसको पत्थर मारा। तभी अचानक से वो ढूंढता ढूंढता एक क्लासरूम में पहुंचा। क्लासरूम खाली था और तभी अचानक से एक जगह से आवाज़ आई, ओए करण डरपोक, मैं बाहर प्लेग्राउंड में तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो बाहर आ, और मुझे लगता है कि तू नहीं आएगा। ये बात सुन के करण बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसका खून खौलने लगा। वो दौड़ता हुआ प्लेग्राउंड में पहुंचा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। करण ऐसे ही घूमता घूमता पहुंचा टॉयलेट के बाहर और टॉयलेट के अंदर से उसे आवाज़ आई, अबे डरपोक, प्लेग्राउंड में बुलाया था ताकि तू बाथरूम तक आ सके, अब अंदर आ जा, यहीं तेरा हिसाब किताब बैठा देता हूँ। इतना सब सुन के करण तन्नाता हुआ टॉयलेट के अंदर घुसा और बोला कि कौन है, किसको इतनी गर्मी चढ़ रही है, मुझसे पंगे लेगा? बेटा एक बार तू मेरे सामने आ, मार मार के तुझे अधमरा कर दूंगा। तभी अचानक से पीछे से किसी ने एक जोरदार लात करण को मारी, जिसकी वजह से वो टॉयलेट में घुस गया और किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर करण थोड़ा घबरा गया और वो दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उसके पीछे जिसने भी उसे लात मारी करण उसे देख ही नहीं पाया था। इतनी जल्दी कोई लात मार के कैसे बाहर निकल सकता है बाथरूम के, ये सब समझ नहीं आ रहा था करण को। और वो दरवाज़ा पीटे जा रहा था, लेकिन जैसे कोई फ़ायदा ही नहीं था दरवाज़ा पीटने का। करण अब पसीने से भीग गया था। उसे बाथरूम में घुटन सी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और काफ़ी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे डर लग रहा था, क्योंकि अगले 2 दिन तक स्कूल की छुट्टी थी। इसका मतलब अगर वो आज बाहर नहीं निकला, वो 2 दिन तक यहीं फंस जाएगा। इतना भयानक खौफनाक ख्याल से ही करण काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो और भी ज़्यादा तेज़ी से दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन फिर से वही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका चीखना चिल्लाना बेकार जा रहा था। अभी अचानक से दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, बहुत शौक है ना लोगों को परेशान करने का, आप देखता हूं तू कितनी देर तक परेशान हो सकता है। करण ये सब सुन के थोड़ा घबराया और उसने कहा कि कौन है, देखो जो कोई भी हो तुम, दरवाज़ा सीधे से खोल दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलने के बाद भी करण को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एक जवाब ज़रूर मिला, और वो जवाब था एक पागलों जैसी हंसी के रूप में। करण काफी ज्यादा घबरा गया था। इतनी डरावनी हंसी सुनने के बाद वो अपने कदम पीछे लेने लगा था। तभी अचानक से उस पूरे टॉयलेट में एक आवाज गूंजने लगी, करण डरपोक, करण डरपोक, करण डरपोक, करण डरपोक, करण डरपोक, करण डरपोक। करण ये सब सुन के आग बबूला हो रहा था। वो बार बार चीखता चिल्लाए जा रहा था, लेकिन उसका चीखने चिल्लाना फिर से बेकार हो गया। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी अचानक से उसके कान में किसी ने एक अजीब सी फुसफुसाहट के साथ कहा कि बहुत चिल्लाना आ रहा है तुझे, बहुत चिल्लाना आ रहा है, रुक जा या पढ़ाना अभी बंद करता हूँ। फुसफुसाहट के साथ करण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश सा हो गया।
कुछ देर के लिए जैसे वो अपना होश खो बैठा, वो शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो टॉयलेट के कोने में पड़ा हुआ है और उसका पैर किसी ने जंजीर से बांधा हुआ है। और ये सब देख के वो और भी ज़्यादा डर गया। वो उस जंजीर को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस जंजीर पे ताला लगा हुआ था और ताला इतना बड़ा था कि पूछो ही मत। वो सब देख के करण की रूह कांप रही थी। ये सब क्या हो रहा है? करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर करण ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखा और घड़ी को देखते ही उसकी आंखें फिर से चकराने लगी और वो फिर से एक खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हो गया। उसने देखा कि 10 बज चुके थे। 10 यानी कि रात हो चुकी थी। अभी तक मतलब करण बेहोश पड़ा हुआ था और अब करण की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2 दिन तक तो स्कूल बंद रहने वाला था। 2 दिन तक स्कूल की छुट्टियां थी, तो आखिर कौन आके आज़ाद करेगा करण को? करण रोने लगा और उसका घमंड आखिरकार चूर चूर हो गया। उसने रोते हुए बिलखते हुए अपनी जान की भीख मांगी और उसने कसम खाई कि वो किसी को अब से परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी के साथ कहा कि अभी कहाँ, अभी नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ऐसे ही थोड़ी होता है। अभी तो मेरा मन भरा ही नहीं। अभी तो सजा देना शुरू किया है मैंने। तो बहुत परेशान करता है बच्चों को। जरा मुझे एहसास होना चाहिए ना कि परेशान होने पर कैसा लगता है। अगर किसी को तंग किया जाए वो कैसा लगता है उसे। तेरे को थोड़ा परेशान करना चाहिए। काफी देर तक भूखा प्यासा करण वहीं पर पड़ा रहा। करण की आंखों के नीचे काले गड्ढे बन रहे थे। वो भूख से कमज़ोर हो रहा था और उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह खिसखिसाता हुआ उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे पता था कि वो जंजीर किसी भी हालत में नहीं टूटने वाली। करण के आसपास कोई ऐसा हथियार भी नहीं था जिसकी मदद से वो उस जंजीर को तोड़ पाए और आज़ाद हो पाए। लेकिन फिर भी करण ज़बरदस्ती अपनी ताकत को बर्बाद कर रहा था, उस जंजीर को तोड़ रहा था और चिल्लाता चीखता उसके हलक में दर्द होने लगा था। वो प्यास से उसका गला सूखने लगा था और अब करण को समझ आ रहा था कि किसी को परेशान क्यों नहीं करना चाहिए। वो रोता बिलखता हुआ उसी कोने में पड़ा रहा। काफ़ी देर तक रोते बिलखने के बाद वो फिर से बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने देखा कि उसके मुंह में कपड़ा फंसा हुआ है और अब वो बोल भी नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जैसे तैसे अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई पे बंधी हुई घड़ी में वक्त हो रहा था 2 बज गए थे। रात के 2 बज गए थे। अब उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वो धीरे धीरे उम्मीद छोड़ रहा था कि अब वो बच पाएगा, क्योंकि अब उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। उसका गला सूखता जा रहा था। उसने कुछ खाया नहीं था। वो परेशान हो रहा था। उसका दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा था, लेकिन उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी। प्यास लग रही है। प्यास, पानी, पानी, पानी पीना है। पानी, बोला नहीं पीना है। बोल। अगर तू बोल देगा ना कि तुझे पानी पीना है, मैं पानी पिलाऊंगा तुझे। प्रॉमिस, सच कह रहा हूं। बोल तो सही। करण का गला सूख चुका था, लेकिन वो हाँ बोले तो बोले कैसे? उसके मुंह में तो कपड़ा फंसा हुआ था। वो हाँ में सर हिला रहा था, लेकिन उसके हाँ में सर हिलाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो आवाज़ कह ही जा रही थी कि
ही तो बोलना है। हाँ बोलना, सर हिलाने से क्या होगा, एक बार हाँ बोल। इतना लाचार, इतना बेबस करण आज तक कभी नहीं हुआ था। उसकी आंखों में खून के आंसू आ रहे थे। तभी अचानक से करण ने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके सामने खाने की प्लेट रखी हुई है और खाने में उसका फेवरेट खाना है और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक भी और पानी भी। ये सब देखकर जंगली कुत्तों की तरह करण उस थाली पे टूट पड़ा, लेकिन वो थाली उठाने के लिए थाली की तरफ बढ़ा ही था। अभी उसने ध्यान दिया कि उसकी जंजीर छोटी पड़ गई। उसका हाथ उस थाली तक पहुंच ही नहीं रहा था। वो पागलों की तरह अपने टांगों को खींच रहा था। उसे वो थाली चाहिए थी क्योंकि भूख से करण अब पागल सा हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो थाली उसके सामने थी, उसका पसंदीदा खाना उसके सामने था, वो कोल्ड ड्रिंक उसके सामने थी, वो पानी उसके सामने था, लेकिन वो किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगा पा रहा था। उसकी भूख उसे परेशान करी जा रही थी, उसे मजबूर कर रही थी कि करण तुझे वो खाना पड़ेगा। करण उसे जल्दी उठा, लेकिन उसकी मजबूरी वो जंजीर बन के बैठी हुई थी। वो जंजीर उसे वहाँ से हिलने का मौका तक नहीं दे रही थी। जंजीर उसे जकड़ के रखी हुई थी। करण रोता बिलखता हुआ उस थाली की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये सब देखकर वो अजीब सी आवाज़ हंस रही थी। उसे ये सब खेल लग रहा था और उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था इस खेल में। करण रोता बिलखता हुआ फिर से बेहोश हो गया और कई घंटे बाद उसकी आंखें खुली। इस बार जब करण की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके हाथों में खाने की थाली है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी उसके बगल में ही पड़ी हुई है। ये सब देखते ही वो खाने के लिए टूट पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला अपने मुंह की तरफ बढ़ाया तो उसकी आंखों से आंसू ऐसे टपकने लगे जैसे कोई झरना हो, क्योंकि उसके मुंह में तो किसी ने कपड़ा ठूस रखा था। वो उस कपड़े को निकाले कैसे? उसका मुंह किसी ने बंद कर रखा था। वो खाने को खाए कैसे? अब खाना भी उसके हाथ में था। अब मजबूरी ये थी कि वो खाने को खाए कैसे। ऐसी बदतर हालत करण की आज तक कभी नहीं हुई थी। उसका दिल दिमाग हिल चुका था इन सारी घटनाओं से। वो रोता रोता अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी अचानक से उस आवाज़ ने कहा कि चल चल, तुझे एक और मौका दिया। इस बार अगर तूने किसी को परेशान किया तो जान से मार दूंगा, समझा क्या? अभी अचानक से करण के सर पे किसी ने डंडा मारा और करण अचानक से उठा। उसने देखा कि वो अभी भी क्लासरूम में है और उसके सामने उसी की क्लास का एक टीचर है और वो कह रहा है, वे माँ बाप सोने के लिए भेजते हैं या पढ़ने लिखने के लिए? तुम्हारे जैसे बच्चे ना माँ बाप की कमाई बर्बाद करते हैं और ये सोने का टाइम है। घर पे सोने को नहीं मिलता क्या रात में? अगर आप सोए ना तो नाम काट के भगा दूंगा घर से, समझे? करण पागलों की तरह अपने आसपास देख रहा था। वो क्लासरूम में बैठा हुआ था और उसकी आंख लग गई थी और अभी तक जो वो सह रहा था वो सब एक सपना था। लेकिन कैसे? उसकी आंखों के नीचे गड्ढे आ गए थे, उसके गाल सूख चुके थे, उसके होठ प्यास से सूख चुके थे। अगर ये सब सपना था तो हकीकत में उसके शरीर पे ऐसे बुरे प्रभाव कैसे पड़े थे? ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था रन को। रन चुपचाप पुतले की तरह अपने डेस्क पे पड़ा रहा और इन्हीं सब बातों के बारे में सोचे जा रहा था। उसके साथ जो हुआ क्या वो सच था? आखिर
ये सब था, वो था क्या? ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इन सब बातों का क्या मतलब निकाले। तभी अचानक से छुट्टी हुई और फिर हर कोई बाहर जाने लगा। घर सभी जा रहे थे बैग टांग टांग के। और फिर आखिर में फिर वापस से करण निकला। करण भी अपने घर जाने के लिए निकला हॉल से होते हुए। और अभी कुछ ऐसा घटा जो घटने के बाद करण के पैर जम गए। उसे किसी ने सर के पीछे एक छोटा सा पत्थर मारा और वो डरता हुआ पागलों की तरह भागता हुआ स्कूल के बाहर गया। और उसने देखा कि वैभव उसके पीछे आ रहा है। और वैभव करण के पास आकर उसके कान में बोला कि सामान वापस दे रहा है कि वापस उसी बाथरूम में फेंक दूं तुझे। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए करण के। करण वैभव की शक्ल देखने लगा और वैभव की शक्ल पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। और वो मुस्कुराहट साफ साफ इशारा कर रही थी कि करण वापस कर दे सामान, वरना जो तूने सपने में महसूस किया वो हकीकत बन जाएगा। करण ने तुरंत वैभव का सामान वापस किया और हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगी। उसके बाद से करण ने उस स्कूल से अपना नाम कटवा लिया क्योंकि उस स्कूल में पढ़ना अब उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन अभी भी कभी कभार उसके कानों में वही आवाज़ गूंजने लगती है। अब तो किसी को परेशान नहीं कर रहा है ना। अमन एक 10th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसके फादर का ट्रांसफ़र एक दूसरे स्टेट में हो गया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को उस स्टेट में शिफ्ट होना पड़ा था और अमन का स्कूल चेंज हो गया था। अमन उस स्कूल में नया नया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने एक बहुत ही अच्छा दोस्त बना लिया जिसका नाम था रोशन। वो दोनों कुछ ही दिनों में इतने अच्छे दोस्त बन गए थे जैसे पता नहीं कितने जन्मों की दोस्ती हो। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ स्कूल में घूमते रहते थे। और एक दिन अचानक से ही बातों में ही रोशन ने अमन से कहा कि अमन, तेरे को पता है कि इस स्कूल की 5th फ्लोर पे जाना मना है। अमन ने भी इस 5th फ्लोर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे आज तक कभी कोई रीज़न नहीं पता लग पाया कि वहाँ जाना मना क्यों है। इसलिए उसने ना में सर हिलाते हुए उससे पूछा, क्यों भाई, क्यों मना है? जिसके जवाब में रोशन ने कहा कि भाई मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उस 5वीं मंजिल पे भूत रहता है। और ये बात सुन के अमन को हंसी आ गई और उसने कहा कि अबे भाई, भूत? सीरियसली? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अफवाह होगी। हाँ। तभी रोशन ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुन के अमन के होश उड़ गए। रोशन ने कहा कि हो सकता है ना हो भूत, लेकिन क्या पता हो भी। पता लगाएं, आज रात को आते हैं स्कूल में, पीछे वाली दीवार टाप के। ये बात सुन के अमन थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि अबे पीछे वाली दीवार टाप के अंदर आ गए और कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे? जिसके जवाब में रोशन ने कहा कि अबे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, दोनों साथ में रहेंगे। एक बार इस 5th फ्लोर की मिस्ट्री सुलझा देना तो अब देखियो अपन इस पूरे स्कूल के स्टार बन जाएंगे। रोशन की बातों में आके अमन ने हाँ कर दी और उन्होंने प्लान बनाया कि वो रात में ग्रुप स्टडी के बहाने अपने अपने घर से निकलेंगे और फिर एक चौराहे पे मिलेंगे जो कि उनके स्कूल के पास था। और फिर वो स्कूल के पीछे वाली दीवार टाप के स्कूल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। रात हुई और उन्होंने अपने घर से बहाना बनाया कि अब वो दोनों ग्रुप स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने भी स्टडी के नाम पे मना नहीं किया। और फिर जब वो दोनों चौराहे पे मिले तो अमन थोड़ा घबराया हुआ था, जिसे देख के रोशन बोला कि मैं भाई तू अभी भी घबराया हुआ है, मैं हूँ ना, तू इतना घबरा क्यों रहा है? अगर तू ऐसे घबराएगा तो कैसे काम चलेगा, हम स्टार कैसे बनेंगे? अरे भाई सोच, अपनी कितनी इज्जत हो जाएगी स्कूल में, सब अपने
सब हमें कितना बहादुर कहेंगे, एक बार सोच तो सही। और ये बातें सुन के अमन को थोड़ी सी ताकत आई और फिर वो दोनों स्कूल के पीछे वाली दीवार को टाप के स्कूल के अंदर घुस गए। और फिर स्कूल के अंदर का नज़ारा देख के उनके होश उड़ गए। लग ही नहीं रहा था कि सुबह के टाइम इस भयानक सी जगह पे हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि रात के वक्त उस स्कूल का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया था, जैसे उसके अंदर न जाने कितनी बुरी शक्तियाँ समाई हो। उस स्कूल को देख के कोई बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाए। और अमन और रोशन तो सिर्फ बच्चे थे जो कि 10वीं क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने फिर भी हिम्मत की और फिर स्कूल के अंदर घुस गए और फिर इधर उधर घूमने लगे। इधर उधर की चीज़ों को देखते हुए अमन बोला कि भाई अंधेरे की वजह से थोड़ा डरावना हो गया है, बाकी कुछ अलग तो नहीं लग रहा है। और ये बात सुन के रोशन ने कहा कि अबे भाई, मैंने ये ग्राउंड के बारे में थोड़ी कहा था, ना कि स्कूल के बारे में। मैंने कहा था स्कूल की 5वीं मंजिल पे, हमारा मेन मकसद तो वहीं पर जाना है। यहाँ कुछ हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम 5वीं मंजिल पे चलते हैं। वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर 4थी मंजिल पे आते आते अमन ने अपने कदम रोक लिए और रोशन से कहा कि भाई हम ठीक तो कर रहे हैं ना, अगर स्कूल वालों को पता चल गया तो। जिसके जवाब में रोशन ने कहा कि अबे भाई तू ये सब मत सोच यार, हम चल तू बस इतना सोच, हम स्टार बन जाएंगे, चल जल्दी। और फिर अमन और रोशन 5वीं मंजिल पे चढ़ गए और फिर इधर उधर देखने लगे। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। रोशन ने अमन से कहा कि सुन भाई देख, मैं लेफ़्ट जाता हूँ तो राइट जा, हाँ कुछ भी अगर अलग दिखे ना तो फिर तुरंत चिल्लाइयो, मैं भागता हुआ आ जाऊँगा। जिसके जवाब में अमन ने हाँ में सर हिलाया और अमन लेफ़्ट में चला गया और रोशन राइट में। दोनों एक एक कमरे को देखने लगे। हर जगह सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं। उन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक से अमन एक कमरे के बाहर से गुजरा और उसने देखा कि वो दरवाज़ा अपने आप हिल रहा है। अमन ने उस दरवाजे को खोला और फिर जो उसने देखा उसे देख के उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि उस क्लासरूम में एक फ़ैन से एक लड़की की लाश लटक रही है, जिसे देख के उसके मुंह से चीख निकल गई। और फिर वो रोशन को बुलाने के लिए भागा। रोशन भी तुरंत भागता हुआ आया और उसने कहा कि क्या हो गया भाई, तो चिल्लाया क्यों? जिसके जवाब में अमन ने उस रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई उस रूम में देख, मैंने कुछ एक लड़की की लाश देखी है फैन से लटकते हुए। रोशन ये बात सुन के थोड़ा घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके एक एक कदम बढ़ा के वो उस क्लासरूम के अंदर घुसा और उसने देखा कि उस फैन पे कुछ भी नहीं लटक रहा। और उसने अमन को देखा और कहा क्या है भाई, देखियो खामा खा डरा दिया तूने, देख कुछ भी नहीं है, पूरा नॉर्मल है यहाँ पे, चल बाकी रूमों में देखते हैं। अमन को यकीन नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता, क्योंकि अमन को पक्का यकीन था कि ये सब वहम तो नहीं हो सकता। उसने सच में किसी लड़की की लाश को फैन से लटकते हुए देखा था। वो भी उस क्लासरूम के अंदर घुस गया और इधर उधर देखने लगा और उसने कहा कि हाँ यार तू ठीक ही कह रहा है, मेरे को शायद वहम हुआ है, लेकिन यार मुझे यकीन है कुछ ना कुछ तो था। जिसके जवाब में रोशन ने कहा कि भाई अभी तो 2 सेकंड में कहाँ गायब हो जाएगा, चल बाहर निकल यहाँ से। और वो जैसे ही क्लासरूम के बाहर निकलने के लिए अपने कदम बढ़ा ही रहे थे, तभी वहाँ का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। और ये देख के वो दोनों घबरा गए। उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और दरवाज़ा एक झटके से खुला और वो दोनों उस क्लासरूम के बाहर निकले। और फिर वो दोनों समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। अमन ने घबराते हुए कहा कि भाई चल अब चलते हैं, बहुत हो गया, अब हमें पता चल गया यहाँ कुछ न कुछ तो है गड़बड़, अब चल। तभी एक अजीब सी आवाज़ उन दोनों के कानों में दस्तक देती है और फिर ये आवाज़ सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपनी पूरी जान लगा के सीढ़ियों से नीचे भागने लगते हैं, एक एक फ्लोर उतरने लगते हैं। तभी अचानक से अमन को कोई पीछे से धक्का देता है और अमन लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और फिर उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो
अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है और वो अपने आखिरी वक्त में उस सीढ़ी के पास देखता है तो वो देखता है कि उसको धक्का किसी और ने नहीं, रोशन नहीं दिया था। और ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं। अमन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन वो तड़पता हुआ इधर उधर देख रहा था और उसने अपने बाईं ओर देखा तो वो समझ गया जिसके साथ वो अब तक घूम रहा था वो रोशन था ही नहीं, क्योंकि रोशन की लाश तो अमन से थोड़ी ही सी ही दूर एक कोने में पड़ी हुई थी। और अमन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोशन और अमन को उनकी गलती की सज़ा मिल जाती है। सो आई होप आप सभी को हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।